Hello, guys. Hope you are all doing well. This is Dr. Nimra Meman again with another interesting topic, which is postpartum hemorrhage, which is very common and leading cause of maternal mortality all around the world. So, before starting the topic, please subscribe my channel for more such videos like this. Starting with the definition, postpartum hemorrhage is excessive bleeding after birth which exceeds 500 ml. अब ये 500 ml जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड लॉस है ये आफ्टर स्पॉन्टेनियस विजाइनल डिलीवरी और नॉर्मल विजाइनल डिलीवरी के बाद है. सिजेरियन सेक्शन में यही 500 ml कन्वर्ट हो जाता है 1000 ml में. Excessive bleeding after birth which leads to reduction of hematocrit by 10%. ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से हेमाटोक्रिट 10% से कम होगा. और हेमाटोक्रिट होता क्या है? वॉल्यूम ऑफ आरबीसीज इन आर होल ब्लड, जो कि नॉर्मली 45 to 50% तक होता है. दैट्स वाई पोस्टपार्टम हेमरेज इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ मैटरनल मॉर्टेलिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड. और हमारे एशिया में भी ये सबसे ज़्यादा लीडिंग कॉज है फॉर द मैटरनल मॉर्टेलिटी. Coming towards the classification, postpartum hemorrhage is classified into primary PPH and secondary PPH. Primary PPH is further divided into major PPH and severe PPH. So, what is primary PPH? Loss of 500 ml of blood within 24 hours of delivery. This is called primary PPH. Now, major PPH, loss of blood greater than 1000 ml, severe PPH more than 2000 ml. अब सेकेंडरी पीपीएच क्या होता है? एक्सेसिव ब्लड लॉस विद इन 6 weeks ऑफ डिलीवरी. दैट मीन्स आफ्टर 24 hours to 6 weeks ऑफ डिलीवरी. बिकॉज विद इन 24 hours डिलीवरी जो हो रहा था उसे हम कहते हैं प्राइमरी पीपीएच. आफ्टर 24 hours to 6 weeks ऑफ डिलीवरी इज सेकेंडरी पीपीएच. Okay, its incidence is 6.7 per 1000 deliveries or 140 per 1000 women die out of PPH worldwide annually, and third highest cause of the maternal mortality in abroad. But in Asia, this is the first leading cause of maternal mortality. Coming towards the most important part, अब NICE guideline categorize करता है risk factors को. आपके पास कोई भी वुमेन आती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने हिस्ट्री से डिग आउट करना है कि पहले उसके लाइफ में कोई ऐसा इवेंट हो चुका है या नहीं. अगर उसको पहले प्रीवियस हिस्ट्री है पोस्टपार्टम हेमरेज की तो वो होम बर्थ नहीं देगी. शी मस्ट गो टू सम सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल और टर्शियरी केयर हॉस्पिटल. व्हाट आर द एंटीनेटल रिस्क फैक्टर्स? प्रीवियस रिटर्न प्लेसेंटा और पीपीएच, maternal hemoglobin level 8 gram per liter at the onset of labor, her body mass index more than 35 kg per meter square, or if she is grand multipara, para 4 or more. Antepartum hemorrhage, previous history of antepartum hemorrhage or current history of antepartum hemorrhage is also the risk factor for the postpartum hemorrhage. Over distension of uterus. Okay, multiple pregnancies, twin pregnancy, polyhydramnios और मैक्रोजोमिया. मैक्रोजोमिया मीन्स प्रीवियस इसकी कोई हिस्ट्री है और बर्थ वेट ऑफ द चाइल्ड मोर देन 4.5 kg और मोर देन 5 kg है तो दिस इज कॉल्ड मैक्रोजोमिया. ये भी एक रिस्क फैक्टर है. एग्जिस्टिंग यूट्राइन एबनॉर्मलिटीज़. व्हाट आर द यूट्राइन एबनॉर्मलिटीज़? मतलब कि इफ़ शी इज़ हैविंग एनी यूट्राइन सेप्टम, आर्कुएट यूट्रस, बाइकॉर्नुएट यूट्रस, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है फॉर postpartum hemorrhage. Low lying placenta. Low lying placenta means placenta previa, जो कि हमें कंफर्म होता है एट द अल्ट्रासाउंड और 32 weeks पे. If maternal age is more than 35 years or 35 years, it is also a risk factor for postpartum hemorrhage. Risk factors in labor. तो previous history है अगर induction of labor की, और इस करंट प्रेगनेंसी में कोई इंडक्शन है की हिस्ट्री है. ऑक्सीटोसिन यूज, प्रोलॉन्ग्ड फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, प्रिसिपिटेट लेबर. प्रिसिपिटेट लेबर का मतलब होता है फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ द रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस एंड विद इन
3 आवर्स अगर बेबी डिलीवर हो जाए तो उसे प्रेसिपिटेट लेबर कहते हैं। सिजेरियन सेक्शन, प्रीवियस अगर उसको इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन हुआ था और इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन, अगर इनमें से कोई भी रिस्क फैक्टर्स हों तो उनको हाईलाइट किया जाए इन देयर एंटीनेटल कार्ड ड्यूरिंग हर बुकिंग, और उसके साथ डिस्कस भी किया जाए हर प्लान ऑफ डिलीवरी। अब ये तो हमने पढ़े रिस्क फैक्टर्स कि इन सब चीज़ों की वजह से पोस्टपार्टम हेमरेज हो सकता है। एक्चुअली कॉजेस क्या हैं? देयर आर 4 फेमस टीज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज। ड्यू टू टोन, यूट्राइन एटोनी, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, ट्रॉमा, सर्विक्स, विजाइना एंड पेरिनियम में कोई इंजरी है, टेयर है, टिश्यू, रिटेन प्रोडक्ट्स हैं प्लेसेंटा के या मेम्ब्रेन्स हैं, थ्रोम्बिन, क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हैं। हमने बात की थी अबाउट टोन कि यूट्राइन एटोनी हो जाती है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता है जिसकी वजह से प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग होती है। तो अब वो हो क्यों रहा है, उसका क्या कॉज है? ड्यू टू प्रोलॉन्ग लेबर, अगर कोई ऑब्स्टेट्रिक प्रोसीजर है, टोकोलाइटिक्स दिए गए हैं। वुमेन पहले हमारे पास प्रीटर्म लेबर में आई थी और हमने उसे टोकोलाइटिक्स दिए थे, वो भी एक कॉज है। यूट्राइन एबनॉर्मलिटी है, कोई स्कार है, ट्यूमर है या फिर कोई इन्फेक्शन है। मोस्ट कॉमनली यूट्राइन इन्फेक्शन इज कोरियोअमेनाइटिस होता है। अब कोगुलोपैथी किस वजह से हो रही थी? ड्यू टू डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन। अब ये होता क्या है कि हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स, एंडोथेलियम और फिब्रिनोलाइटिक फैक्टर्स के बीच का जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से ये कंडीशन होती है DIC। अब इस क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है? प्लेसेंटल अब्रप्शन, मिस्ड अबॉर्शन। मिस्ड अबॉर्शन में यूजुअली ये 3 to 4 वीक्स के बाद एविडेंट होती है। हम यूजुअली अल्ट्रासाउंड में स्पॉल्डिंग साइन ढूंढते हैं, जिसके बाद हमें ये लगता है कि अब पेशेंट DIC में जा सकती है, और हम पेशेंट को फॉलो करते हैं विथ प्रोथ्रोम्बिन टाइम एंड APTT। सेप्सिस की वजह से हो सकती है, सिवियर प्रीक्लिम्सिया, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, कोई हेमाटोलॉजिकल डिजीजेस हैं या फिर कोई एंटीकोगुलेंट्स पेशेंट ले रही थी। अब टिल नाउ हमने बात की थी डेफिनेशन के बारे में, इंसिडेंट्स के बारे में, रिस्क फैक्टर्स के बारे में, कॉजेज़ के बारे में, और कॉजेज़ जो हो रहे थे उनके पीछे की क्या बैकग्राउंड है उसके बारे में। तो हमने बेसिक्स के बारे में बात कर ली है। अब हमें आइडेंटिफाई कैसे करना है? एक पेशेंट है आपके पास और वो पोस्टपार्टम हेमरेज में है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सटर्नल ब्लीडिंग। आप देख रहे हो कि पेशेंट ब्लीड कर रही है, आपके सामने है, विथ नेकेड आई आप देख रहे हो कि ब्लीड कर रही है पेशेंट। नंबर 2, इंटरनल ब्लीडिंग। इंटरनल ब्लीडिंग मीन्स आपको नहीं पता कि ब्लीडिंग हो रही है अंदर, एविडेंट नहीं है ब्लीडिंग। और ये कब होती है? जब यूट्रस रिलैक्स होता है एंड क्लॉट्स होते हैं विजाइना में, या फिर विजाइनल हीमाटोमा बन जाता है। अब हम कैसे असेस करेंगे? अगर इंटरनल ब्लीड हो रहा है, हमें दिख रहा नहीं है, हम असेस नहीं कर पा रहे कि अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग क्या है, तो हम पेशेंट के वाइटल्स लेंगे, उसके पल्स चेक करेंगे, पल्स का वॉल्यूम, रेट, ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, देखेंगे कि पेशेंट पेल हो रही है, पेशेंट फीकी पड़ रही है, और उसका यूरिनरी आउटपुट चेक करेंगे। अब यूरिनरी आउटपुट हम कैसे चेक करेंगे? पेशेंट को कैथेटराइज करेंगे और फिर हम मॉनिटर करेंगे। जब भी पेशेंट ब्लीड करता है तो ये कॉमन फिनोमेना है कि सबसे पहले पल्स रेट रेज होता है, टैकीकार्डिया होता है। जब 15% तक ब्लड लॉस होता है तो सबसे पहले टैकीकार्डिया होता है, और जब 30% तक ब्लड लॉस हो चुका होता है तो ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है। तो नॉर्मली ऐसा होता है कि हम पेशेंट के वाइटल्स लेते हैं और वो अराउंड 90 to 95 बीट्स पर मिनट उसकी पल्स आ रही होती है, लेकिन उसका ब्लड प्रेशर 120/80, 110/70 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। तो हमें लगता है कि पेशेंट वाइटली स्टेबल है, बट नो, पेशेंट वाइटली स्टेबल नहीं है। फर्स्ट इंडिकेटर इज टैकीकार्डिया। पेशेंट टैकीकार्डिक होती है और वो फर्स्ट इंडिकेटर होता है हमारे लिए कि अब हमें एक्ट करना है। पेशेंट आपके पास डिलीवर हुई और अब ब्लीड कर रही है, आपने प्लेसेंटल डिलीवरी की असेसमेंट करनी है कि आया प्लेसेंटा पूरा डिलीवर हुआ है या नहीं, या उसका कुछ पार्ट यूट्रस में रह गया है,
या जब प्लेसेंटा हम डिलीवर करते हैं तो पूरा उसको उसके लोब्स को चेक करते हैं कि वो पूरी तरह डिलीवर हुए हैं या नहीं, कोई पीस मिसिंग तो नहीं है प्लेसेंटा का। सो मेक श्योर कि जब भी आप डिलीवर कराएं तो और प्लेसेंटा डिलीवर कराएं तो ये चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट। सबसे पहले हमने असेस किया पेशेंट को, वाइटल्स लिए। अब हमने ये देखा कि ब्लड लॉस कितना हुआ है, हमें दिख कितना रहा है, और हमारे पास अगर वेट टॉवल्स स्वॉब्स हैं तो उनमें कितना ब्लड लॉस है। उससे सिवेरिटी पता नहीं चलती हमें, लेकिन एक रफ आइडिया हो जाता है। सबसे पहले कॉल फॉर हेल्प करनी है। मैयर करेंगे कि पीपीएच हो कितना रहा है, प्राइमरी है तो मेजर है या सिवियर है या माइनर पीपीएच है। पेशेंट को कैनुला पास करेंगे 14 गेज। अर्जेंटली ब्लड ड्रॉ करेंगे 20 ml फॉर फुल ब्लड काउंट और कोगुलेशन स्क्रीन, जिसमें हम फिब्रिनोजेन भी देंगे सेव एंड मैच के लिए, ताकि हम पैक्ड सेल वॉल्यूम उसके अरेंज कर सकें। मॉनिटर करेंगे पेशेंट को, पल्स, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट रिकॉर्ड करेंगे एवरी 15 मिनट्स में। और जब तक हमने पेशेंट को कैनुला पास किया तो हम वार्म क्रिस्टलाइड इन्फ्यूजन ज़रूर देंगे। 0.9% नॉर्मल स्लाइन हम अटैच कर सकते हैं, और पेशेंट को हाई फ्लो ऑक्सीजन देंगे। पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करेंगे, उसके अटेंडेंट्स को जो उसके साथ हैं, बर्थिंग पार्टनर और अटेंडेंट जो भी उस टाइम मौजूद है, उनको पेशेंट की कंडीशन के बारे में बताएंगे और उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे। तो पेशेंट को हमने 2 IV लाइन्स मेंटेन की, क्रिस्टलॉइड अटैच किया, ओ नेगेटिव ब्लड भी अटैच करेंगे। पेशेंट को जब तक ट्रांसफ्यूज़ होगा तब तक मीनवाइल हम देखेंगे कि यूट्रस कॉन्ट्रैक्टेड है या नहीं है। इफ़ यूट्रस इज़ कॉन्ट्रैक्टेड देन ओके, वी विल टेक पेशेंट टू द थिएटर, एग्जामिन करेंगे अंडर एनेस्थीसिया। इफ़ देयर आर एनी रिटेन प्रोडक्ट्स ऑफ प्लेसेंटा वी विल रिमूव दैम, और एंटीबायोटिक कवर देंगे पेशेंट को। इफ़ देयर इज़ एनी ट्रॉमा, वजाइनल पैकिंग और उसको रिपेयर करेंगे। इफ़ uterus is not contracted, rub up the uterus और bimanual compression, symptometrin देंगे, oxytocin 5 units and ergometrin 0.5 mcg का ये कॉम्बिनेशन होता है जो कि IM दिया जाता है इंट्रामस्कुलर। उसके बाद एक इन्फ्यूजन देते हैं ऑफ 40 यूनिट्स सेंटोसिडोन इन 500 ml नॉर्मल स्लेन ओवर 4 to 6 hours। अगेन हम चेक करेंगे कि पेशेंट स्टिल ब्लीड कर रही है या नहीं कर रही, पेशेंट वाइटली स्टेबल हो रही है या डिटोरिएट कर रही है, और फिर हम अकॉर्डिंगली मैनेज करेंगे। हाइड्रोस्टैटिक बलून इन्फ्लेट करेंगे विद 200 to 400 ml ऑफ वाटर। अगर फिर स्टिल ब्लीड कर रही है पेशेंट तो लास्ट रिजॉर्ट इज टू टेक द पेशेंट टू थिएटर एंड परफॉर्म अ लेप्रोटमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया प्लीज़ लाइक माय वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब।